हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में आप सभी का फिर से। और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। ईएमटी का जो सिलेबस है आने की जितना 1 2 3 सारे के सारे धीरे धीरे करके क्लियर किया जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो पूरा नहीं देखते, वीडियो पूरा देखिए। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही कम टाइम वीडियो पे दे रहे हैं आप लोग। अगर कोई दिक्कत है वीडियो में आपको मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है ना। आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग नहीं देखिएगा तो फिर बनाने का मन भी नहीं करेगा, ठीक ना। तो देखिए आप लोग, और दिक्कत है तो हमको कमेंट कर लीजिए। तो जियोलॉजी का जो चैप्टर 1, जियोलॉजी का पहला चैप्टर जो था EMT 1 का वॉल्यूम 1 का, तो हमने 2 वीडियोज़ को डाल रखा है। ये तीसरा वीडियो बनने लगा जियोलॉजी से, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो पहले जो था हमारा एक कंटेंट करके लिखा हुआ था बुक में, रॉक स्ट्रक्चर एंड फॉल्ट्स। बुक में बहुत कम दिया गया था, तो मैंने कुछ अलग से रिसर्च करके बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है। तो आउटक्रॉप्स करके वहाँ पे दिया हुआ था। तो जानते हैं आउटक्रॉप्स है क्या? आउटक्रॉप्स कुछ नहीं है, बस उस रॉक्स जो होते हैं ना, जो सरफेस में बाहर में दिखाई देते हैं ना, तो वो सबको हम लोग आउटक्रॉप्स में गिना गया है। और कुछ पत्थर बाहर में सरफेस में रहते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि सॉइल या अलुविवियम से ढके हुए रहते हैं। यानी कि थोड़ा सा सॉइल आप हटाइएगा ना, इरोजन के कारण हट जाता, तो वो आउटक्रॉप में दिखने लगता। तो उसको भी हम लोग आउटक्रॉप ही बोलेंगे। सॉइल से ढका हुआ है या अलुविवियम से, तो उसको सॉइल बोलेंगे। तो वही मैंने लिख रखा है, ठीक ना। इंग्लिश में अगर नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिख लीजिए इसको, मस्त नोट्स है। और हिंदी में मैं तुम्हें समझा दिया आउटक्रॉप्स किसको बोलते हैं, तो इंग्लिश में एक बार रीडिंग कर लेते हैं। द आउटक्रॉप ऑफ एनी स्ट्राटम या रॉक इज दैट पार्ट ऑफ इट विच इज एक्सपोज्ड एट द सरफेस। मैंने बोला ना, सरफेस में एक्सपोज यानी दिखाई देता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एन आउटक्रॉप इज नॉट विजिबल, यानी बहुत सारे केसेस में विजिबल नहीं हो पाते हैं रॉक्स, क्योंकि सरफेस बिंग कवर्ड बाय सॉइल एंड एलुवियम से, ठीक है। तो ये आपका समझ गए होंगे आउटक्रॉप्स किसको बोलेंगे। आपके आसपास, घर के पास, हर जगह माइंस के पास दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। ये आपका फोल्ड का है ना। फोल्ड चैप्टर से ये रिलेटेड है। तो फोल्ड से बहुत कम ही दिया था, जितना दिया उतना मैंने बनाया है। और आपको अगर फोल्ड पूरा जानना है, टाइप्स ऑफ फोल्ड और क्या क्या होते हैं उसमें, हमको कमेंट करके बताइए। फोल्ड का अलग से वीडियो में बना दूंगा, है ना। चलिए एंटीक्लाइन किसको बोलते हो देख लेते। तो एंटीक्लाइन इज एन अप फोल्ड वेयर द लिम्स डिप अवे। ये बोलना चाहता है कि एंटीक्लाइन जो है ना, अप फोल्ड रहता है, यानी ऊपर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। और इसका लिम जो है डीप डायरेक्शन में रहता है। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ फोल्ड एंड आइदर साइड, दोनों साइड में रहते हैं। तो फिगर भी है, आगे देख लेंगे। तो रॉक्स आर नॉट ऑलवेज डिपिंग एट ए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। आने का मतलब होता है कि जो हमारे जो रॉक्स बने हुए हैं, मैग्मा से बने हुए हैं, जो बाहर जाके लावा के रूप में सॉलिडिफिकेशन कूलिंग हुआ है, तो वो एक जैसा नहीं है, एक जैसा ग्रेडियंट में नहीं, ऊंचा नीचा ऐसे करके यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, बट समटाइम्स अंडुलेटिंग या फोल्डिंग। तो कुछ जो है क्या, अंडुलेटिंग मतलब मुड़ा हुआ है, या फोल्ड हुआ है। तो दी फोल्डिंग रिजल्ट्स फ्रॉम प्रेशर या फोर्स विच में भी लोकल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ओवर ये वाइडेस्ट। तो ये बोलना चाहते हैं जो फोल्डिंग हुआ है, या कुछ प्रेशर कुछ फोर्स के कारण हुआ है, जो लोकल या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। तो वो सब फोर्स डेवलप होने के बाद जो है ना, हमारे रॉक्स मुड़ गए हैं, है ना। देखते होंगे कि भूकंप आता है, भूकंप कहाँ से आता है, सिस्मिक वेव अंदर में पास होते रहता है। तो उस समय क्या होता है, भूकंप होता है। कुछ ज़्यादा प्रेशर से हुआ तो मुड़ने की कोशिश, उस प्रेशर वहाँ से निकलने की कोशिश किया, पत्थर वहाँ पे रखा हुआ, तो क्या करे, पत्थर में प्रेशर देगा, जितना प्रेशर दे पाए उतने दूर तक जाए, तो उसमें क्या होगा, वो पत्थर मुड़ेगा। आप कोई भी वस्तु को मोड़ना चाहते हैं, अगर चारों तरफ से अगर कवर किया हुआ है, उसको कोई जगह नहीं है, तो प्रेशर जहाँ पड़ेगा वहीं पर जाके गढ़ा होता है, यानी मुड़ता है ना। तो वही है एंटीक्लाइन, वैसे एंटीक्लाइन बना है। आप जानते हैं सिंक्लाइन, ये सिंक्लाइन इज ए डाउन फोल्ड वेयर, जस्ट अपोजिट है एंटीक्लाइन का सिंक्लाइन। ये बोला डाउन फोल्ड है ना, नीचे की ओर मुड़ा हुआ, और लिम्स डिप टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ फोल्ड। और लिम्स जो है किधर है, टुवर्ड द एक्सिस ऑफ फोल्ड, जिधर फोल्ड हुआ उधर, ऑन आइदर साइड, दोनों साइड, ठीक है।
तो इसका फिगर कुछ देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए, क्योंकि नोट्स काफ़ी नहीं होते, फिगर काफ़ी कुछ बयान करती है और काफ़ी अच्छा से समझाती है। तो देख लेते हैं। तो देखिए फिगर देखिए, ये देख पा रहे हैं जैसे मैंने बोला था, ये क्या है एंटीक्लाइन, ऐसे करके मुड़ गया है ना, यहाँ से प्रेशर पड़ा इसमें तो ऐसे करके प्रेशर जाके मुड़ गया है ना। तो मुड़ा, तो इस तरह से मुड़ा हुआ अगर दिखाई देता है तो इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर यू शेप में है या वी शेप में है, इस तरह से है, तो इसको क्या बोलते हैं सिंक्लाइन, है ना। दोनों को एक ही फिगर में दिखा दिया गया है, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। और डीप देख रहे हैं किधर है डीप, दोनों का दोनों इधर है, इसका भी डीप इधर है, ठीक है। अब बात करते हैं इस सब जो देखे ना, जिस तरह से ओपन कास्ट टर्मिनोलॉजी में सबका एक एक नाम था ना, उस तरह से यहाँ पर क्रेस्ट बनता है, एक्सिस प्लेन बनता है, काफ़ी कुछ बनता है, वो सब पढ़ेंगे एक एक करके है, वही है। तो ये सब हम लोग पढ़ लेते एक एक करके। पहले एक बार फिगर दिखा देता हूँ ताकि ये सब आसानी से समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि मैंने ये एंटीक्लाइन को ले लिया है ना, एंटीक्लाइन यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि इधर से मुड़ा हुआ है, तो ये एंटीक्लाइन हो गया। तो अब हमारा कहाँ कहाँ क्या होता है, पहले इसको जानते हैं फिर इसको डिफिनेशन करते हैं। ये जो दोनों देख रहे हैं ना, जो मुड़ा हुआ लेयर जो है ना, ये दोनों के दोनों लिम्ब कहलाते हैं। लिम्ब, ये भी लिम्ब है और ये भी लिम्ब है, ठीक है। आप समझ गए होंगे लिम्ब किसको बोलेंगे। अब क्रेस्ट की बात की जाए तो क्रेस्ट कहाँ रहता है, जहाँ से अधिकतर मुड़ाई शुरू होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ से देख रहे होंगे अचानक से इसे मुड़ गया पूरी तरह से, तो इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। इस जगह जो पोर्शन होता है वो क्रेस्ट कहलाता है। और उसके बाद इसको जो दोनों को बीचों बीच में जो भाग में बांट देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल प्लेन, है ना। इसी एक्सियल प्लेन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। चलिए अब एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि आप लोग का नोट्स भी पूरा हो जाए। तो क्रेस्ट मैंने पहले लिखा है, तो क्रेस्ट भी मैंने बता दिया। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ एन इंक्लाइन इज कॉल्ड क्रेस्ट ऑफ द फोल्ड, यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्क इन इंक्लाइन, जहाँ पर उसका हाईएस्ट पॉइंट बना है, जहाँ से मुड़ना स्टार्ट हुआ इंक्लाइन के लिए, वहीं को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, है ना। अब ट्रफ की बात की जाए, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एन सिंक्लाइन इज कॉल्ड द ट्रफ। लोवेस्ट पॉइंट आपको यहाँ पर इसको इस फिगर में ट्रफ को नहीं दिखाएगा, तो मैं दिखा देता हूँ, ट्रफ नहीं देखते हैं। तो ट्रफ हम लोग इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ट्रफ बोलते हैं, है ना। ये सिंक्लाइन में रहता है, इस पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। तो यही बोला लोवेस्ट पॉइंट, तो सबसे निचला हिस्सा था ना वो, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एन सिंक्लाइन इज कॉल्ड ट्रफ। ये सिंगल एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन में रेंज इन साइज फ्रॉम ए सेंटीमीटर या सेवरेट किलोमीटर, है ना। तो काफ़ी लंबा हो सकता है। और लिम्ब की बात की जाए तो मैंने जैसे बताया, द स्लोपिंग साइड ऑफ ए फोल्ड फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रफ आर कॉल्ड द लिम्ब, तो है ना। तो कहाँ से बीच, क्रेस्ट से लेकर ट्रफ तक के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं लिम्ब। जैसे मैंने ये बताया ना, यहाँ क्रेस्ट है, यहाँ क्रेस्ट है, यहाँ टो है ना, या इसको टो मान लीजिए। तो यहाँ से क्रेस्ट से लेकर टो के बीच में जो बनता है उसी को हम लोग लिम्ब बोलते हैं, है ना। इधर से भी इधर बनता है, इसको भी हम लोग लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझोगे तो कमेंट करके जरूर एक बार हमसे पूछ लीजिएगा। तो लिम्ब हो गया। अब एक्सियल प्लेन की ओर चलते हैं। दो भागों में बांटता है, क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन है या सरफेस विच डिवाइडेड ए फोर इनटू टू इक्वल हाफ, यानी दो इक्वल भागों में बांटता है एक्सियल प्लेन, ठीक है। और एक इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस ऑफ फोल्ड, an axis of fold is defined as the line of intersection between the axial plane and the surface of any constituent rock bed.
एक्सिस फॉल्ट भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। देखिए यही है आपका एक्सिस फॉल्ट, आप एक्सिस प्लेन से इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ कर आया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। चलिए तो एक्सिस ऑफ फॉल्ट हो गया। अब ये फिगर है, एक बार देख लीजिएगा फिगर को। अब चलते हैं नेक्स्ट, वॉश आउट किसको बोलते हैं। तो हमारा कोल का जो स्ट्राटा रहता है ना, ऐसे करके कोल का स्ट्राटा बना हुआ है, ठीक है, या कोई रोक है, किसी में भी वॉश आउट हो सकता है। तो होता है क्या है इसमें कि रिवर या स्ट्रीम में जो होता है कि अगर लगातार इधर रिवर स्ट्रीम पानी पास, तो यहाँ से इरोजन हो जाता है, इरोजन हो जाता है। तो इस तरह का फिगर मैंने दे रखा है, देख लेते हैं, फिगर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख पा रहे होंगे कि ये जो कोल था हमारा, ऐसे करके पूरा का पूरा पूरा कोल था। पहले ये कोल पूरा का पूरा था, ये कोल यहाँ भरा हुआ था, भरा हुआ था। तो क्या हुआ इसमें, स्ट्रीम रिवर के कारण इरोजन हुआ और इतना गैप लेके चला गया, इतना वो इरोजन करके पानी चला गया। तो इस जगह में हमारा जो शेप किस तरह से बन के दिखने लगा, इस तरह से दिखने लगा। तो इस तरह का शेप जो हमारा बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉश आउट, है ना, समझ गए होंगे। चलिए एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो ए वॉश आउट इज एन इरेगुलरिटी वेयर द बेड थिन्स आउट। आने की रेगुलरी था, इसको इरेगुलरी कर दिया, लगातार जो एक जैसा सरफेस रहता है इसको रेगुलर बोलते हैं, इरेगुलरी एक जैसा नहीं है, फिर डाउन हो गया। वेयर द वेट थिन्स आउट, आने बहुत पतला हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर वॉश आउट होता है। तो माइंस में अगर ऐसा होता है ना, काफ़ी डिफिकल्ट एरिया हो जाता है, वहाँ पर उस जगह को भर देता है कोई सैंड या कुछ बालू या कोई वीक रॉक, से कारण रूफ क्लब्स करते हैं ना। तो बहुत डेंजरस चीज़ है वॉश आउट। तो उसके बाद जनरली ड्यू टू इरोजन बाय ए रिवर, तो इरोजन होता है इसमें रिवर या स्ट्रीम के कारण, एंड रूफ ऑफ द बेड इज फील्ड अप विद सैंड या अदर मटेरियल। तो जब वहाँ गड़ा हो जाने के बाद जब पानी वहाँ से निकल जाता है या पानी रहता है, तो उसमें कुछ फील होगा, सॉलिड फील होगा, तो उस समय कुछ फीड हो जाता है, जैसे कि सैंड या अदर मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई स्टोन, कोई पत्थर, कोई लूज मटेरियल, तो वो सब फील हो जाता है। तो अब हम लोग माइनिंग चला रहे हैं, तो कोयला निकालेंगे, तो अचानक से वहाँ कोयला ब्लास्टिंग किए, हमें पता तो नहीं चला क्या है, तो इस तरह से अचानक से रूफ फॉल हो जाता है। तो वॉश आउट आपको क्लियर हो गया होगा क्या है ना, उस तरह का फिगर में आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते रोल, रोल बस उसी का जैसा, जस्ट अपोजिट। वो कहाँ था, ऊपर में था, ये नीचे होता है। दिस में बी कंसिडर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वॉश आउट इन दैट द फ्लोर या विच या मिनरल बेड इज डिपोजिटेड सो एन अपवर्ड एक्सट्रैक्शन टू वाटर, है ना। द रूफ ऑफ द मिनरल बेड विच थिन्स डाउन इन द एरिया ऑफ रोल। तो सिंपल सिंपल जस्ट उल्टा है, दोनों सेम है, बस उस ऊपर क्यों रहता है और ये नीचे क्यों रहता है। चलिए फिगर को ध्यान से देख लेते हैं। देख पा रहे होंगे ये जो बी लिखा हुआ यही आपका रोल है। हमारा वॉश आउट जो था ऊपर था और ये जो है नीचे है। देख रहे हैं अगर वॉश आउट या रोल हुआ तो कितना पतला लेयर बना दिया यहाँ पर, है ना, काफ़ी पतला लेयर बना दिया है। इस काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी कोयला भी खपत कर दिया गया है यहाँ से। तो हो गया हमारा वॉश आउट और रोल। अब चलते हैं स्वेली की ओर। स्वेली आप देख पा रहे हैं इस तरह से, जहाँ सी लिखा हुआ ये स्वेली एरिया है। यहाँ डिलूटिंग हो गया है, आने के अंदर धकेल दिया गया है इसको। ये हमारा कोल स्ट्राटा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपका लेयर कुछ नहीं खाए, बस इसमें कुछ प्रेशर डेवलप हुआ, फोर्स डेवलप, जिसके कारण ये जो स्ट्राटा है हमारा नीचे जो है। माइंस में हमने देखा है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि कहीं कहीं हमारा जो हाइट जो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। हम लोग का सर जो होता है हेलमेट यहाँ पर सटने लगता है, कहीं कहीं एरिया में नहीं सटता, हमारा यहीं तक आता है। ये हमारा हाइट हो जाता है गैलरी की, और यहाँ से धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर सटने की ओर आ जाता है। तो इस तरह का एरिया जो स्वेली एरिया होता है ना, तो इस तरह का माइंस अंडरग्राउंड में किए होंगे तो आपको दिखा होगा। ओपन कास्ट में पता नहीं चलता है, होता तो वहाँ भी है। ठीक है, तो स्वेली भी क्लियर हो गया है, फिगर के माध्यम से बता दिया मैंने।
आपको डेफिनेशन चाहिए तो अब देख लीजिएगा। आउटलायर की बात की जाए तो एन आउटलायर इज एन आउटक्रॉप। ये बोल रहा है कि आउटलायर जो है आउटक्रॉप ही है ना, ऑफ रॉक सराउंडेड बाय ओल्डर रॉक्स। बस इसमें डिफरेंस क्या है, पुराने रॉक्स से घिरा हुआ रहता है ना। तो इसको आउटलायर, अगर पुराने रॉक से घिरा हुआ है हमारा कोई आउटक्रॉप तो उसको क्या बोल सकते हैं, आउटलायर। ठीक है, ओल्डर रॉक्स एंड देयरफॉर इंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम द मेन मास बाय डिनटेशन। तो नेक्स्ट है इनलायर। अब इनलायर भी उसी की तरह है, एक आउटक्रॉप ही है। आउटक्रॉप को दो भागों में बांटा गया, एक आउटलायर इनलायर। तो आउटलायर तो हो गया, और इनलायर में क्या होता है कि सेम ही है, रॉक से चारों तरफ से घिरा रहता है, और इसमें क्या रहता है, नए रॉक्स रहते हैं, न्यूअर बेड्स ऑन ऑल साइड, चारों तरफ से नए बेड्स रहते हैं। यानी नए पुराने क्या है, एक के ऊपर एक होते गया। तो पहले तो भाई पुराना हो गया और दिन हो गया, जैसे दिन चाहते पुराने हो जाते, नए मतलब जो ऊपर के रोग से वो नए कहलाते हैं। ये फिगर देख पा रहे हैं, मैंने बता दिया था आउटलायर और इनलायर का फिगर भी है यहाँ पर। अब चलते हैं डीप ऑन स्ट्राइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ऑन स्ट्राइक जो होता है ना, ये आपका फॉल्ट से रिलेटेड है, FAULT, फॉल्ट, फॉल्ट नहीं फॉल्ट, है ना। तो फॉल्ट को पढ़ने के लिए हमें डीप एंड स्ट्राइक पढ़ना पड़ेगा, जो कि उस बुक EMT में था नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझा, तो मैं बता रहा हूँ। तो स्ट्राइक आप जानते हैं हम लोग किसको बोलते हैं, पहले तो फिगर देख लेते हैं ना, फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिगर देखने के बाद ना बढ़िया लगता है पढ़ाने में, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। देख पा रहे हैं ये फिगर, ये सब जो है ना स्ट्राटा है। स्ट्राटा जो है ना इंक्लाइन में, देख पा रहे हैं, ऐसे करके जैसे ऐसे करके धीरे 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 डाउन हो गया है, डाउन हो गया है ना। तो इसका ये डीप हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ डीप। ठीक है, ये स्ट्राइक हो जाता है। स्ट्राइक को इंटरसेक्ट करते हुए ये बीच में डीप ऑफ डायरेक्शन होता है, और इसमें दो होते हैं, ट्रू डीप और अपरेंट डीप। तो दोनों मैं बता रहा हूँ, पहले फिगर समझ लीजिए। एक तो इस तरह से हमारा मुड़ा हुआ था, एक दूसरा जो फिगर जो यहाँ लिया हुआ है, ये देखिए हम लोग की ओर, अगर आप मोबाइल चला रहे होंगे तो आपकी ओर इंक्लाइन झुका हुआ है। तो इसमें भी ये सब इंक्लाइन है, डीप 1 डीप 2, ये डीप और ये स्ट्राइक लाइन। ठीक है, फिगर समझ होंगे डीप और स्ट्राइक किस तरह से लिया जाता है। अब हम लोग समझेंगे परिभाषा के द्वारा कितना इजी से समझा जा सकता है, आपको पूरा क्लियर हो जाए। आप बता दीजिएगा इसका डीप कौन सा, स्ट्राइक कहाँ लेंगे। तो लिखा है द डायरेक्शन ऑफ लाइन अलोंग विच एन इंक्लाइंड बेड। ये इंक्लाइंड बेड था, उसके अलोंग विच में बेड इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज स्ट्राइक ऑफ द फॉल। तो जो हमारा जो इंक्लाइंड था उसके बीच में एक लाइन हम लोग खींचे थे जो इंटरसेक्ट कर रहा था, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि एज इट हैज गॉट ओनली वन कंपोनेंट इज दैट डायरेक्शन। तो बोलने का यही मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन अगर उसमें हो ना तो वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है, तो मैग्नीट्यूड उसमें नहीं है। एक स्ट्राइक का सिर्फ डायरेक्शन होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बता सकता है, लेकिन डीप का दोनों होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ उसमें अमाउंट है, कुछ डिग्री है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन एक हमारा सीधा लाइन होता है, उसमें कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है। तो स्ट्राइक लाइन आप समझ गए होंगे, फिगर में भी देख लिए हैं। अब देखा जाए दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, द डायरेक्शन ऑफ डीप एंड स्ट्राइक ऑफ एनी इंक्लाइन बेड मस्ट लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये बोलना चाहता है कि जब हमारा ये अगर स्ट्राइक लाइन हो गया तो ये हमारा जो ट्रू डिप होगा ना हमेशा 90 डिग्री में होगा। तो इंक्लाइन मस्ट बी लाइट एट राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं। अगर हमारा इस तरह से अगर स्ट्राइक है ना तो इस तरह से हमारा सीधा नहीं हुआ, सीधा करना है, तो हमारा इस तरह से ट्रू डीप बनेगा, है ना। तो यही बोलना चाहता है कि दोनों सीन में रिलेशनशिप है, हमेशा जो होता है राइट एंगल बनाता है। ठीक है, यही रिलेशन है।
ट्रू डिप इज इन डायरेक्शन अलोंग ए परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक, वही बात है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। अब चलते हैं, स्ट्राइक समझ गए, अब डीप की ओर चलते हैं। ये सब जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसर्च के बाद ये मुझे नोट्स मिला है, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं इंटरव्यू में जाना है, अगर डिप्लोमा पढ़ रहे हैं अभी या बीटेक पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत काम देने वाला है। अब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका तो बात ही कुछ और, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईएमटी। तो डीप, अब जानते हैं डीप क्या है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए रॉक बेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड द डीप, यानी कि आपका जो स्ट्राइक से हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो हमारा जितना डीप बन रहा है, यानी जितना एंगल बन रहा है उसी को डीप देते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए रॉक, तो रॉक का जो इंक्लिनेशन हुआ है, चलिए फिगर्स में एक बार और मैं बता देता हूँ, ऐसे तो समझाना मुश्किल है, फिगर से काफ़ी क्लियर होगा। तो ये देखिए, डीप किसको बोलेंगे, ये देख पा रहे होंगे, ये इंक्लाइन है, हमारा बेड जो इंक्लाइन है, ठीक है, ये इतना झुका हुआ है। अब हमारा जो स्ट्राइक लाइन हमने यहाँ लिया है, आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो अब हमारा, जैसे कि यहाँ से हम अगर यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल नहीं पता चला इसलिए मैंने यहाँ दे दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, ठीक है। तो अब ये तो सीधे जा रहा था, लेकिन ये कुछ झुक गया, इंक्लिनेशन हो गया है, तो यही जो बनता है ना, यहाँ का जो एंगल है ना, उसी को हम लोग डीप बोलते हैं, है ना। यहाँ भी दूसरा फिगर में एक हमारे और झुका हुआ है, यहाँ से जो फिर यहाँ से जो जो झुका हुआ है, यहाँ से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही हमारा डीप है, ठीक है। तो हो गया। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए बेड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसी का दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन है, यानी जितना झुका हुआ है उसी को डीप बोलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, स्ट्राइक के रिस्पेक्ट में। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है स्ट्राइक, है ना। आपका डीप क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिएगा। तो डीप, और नेक्स्ट लिखा है द डीप ऑफ ए बेड हैज गॉट टू कंपोनेंट्स। जैसे मैंने स्ट्राइक का बताया था, एक था, इसका दो है। इसमें क्या क्या दो है, एक डायरेक्शन भी होता है, इसके साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन तो बता ही रहा किधर जा रहा है, उसके साथ इसका एंगल भी है, तो मैग्नीट्यूड भी है। तो दोनों के दोनों, इसलिए इसको जो बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी आता है इसमें। क्वेश्चन यही आ सकता है कि डीप डीप वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, तो पता है वेक्टर है, क्यों है, अगर क्वेश्चन रहेगा क्यों है तो क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों है, बहुत करके दिया रहेगा अलग अलग हुआ। तो अब जानते हैं इसमें इंक्लिनेशन कितना हो सकता है। द अमाउंट ऑफ डिप इज द एंगल विच वेरी 0 से 90 डिग्री तक। 0 से 90 डिग्री तक क्यों हो सकता है, आप सोच रहे होंगे कि 110, 120, 130 क्यों नहीं हो सकता, तो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं। तो फिगर देखिए, इसको देख पा रहे होंगे, एक फिगर, एक हॉरिजॉन्टल बेड है, ये सीधा बेड है, आपका कहीं भी झुका नहीं, हॉरिजॉन्टल बेड है, इसका डीप क्या होगा, 0। अगर ये हॉरिजॉन्टल बेड है, कोई भी ढाल ही नहीं है, इस तरह का कुछ बन ही नहीं रहा है इंक्लिनेशन, इसी में बन रहा है, उसी में बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इसका कोई एंगल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 0 डिग्री होगा ना, तो 0 डिग्री हो गया। एक वर्टिकल प्लेन है, ये पूरा का पूरा वर्टिकल है, इस तरह से हमारा बेड प्लेन है। अगर यहाँ से हम लोग स्ट्राइक लाइन देते हैं, ठीक है, तो इनका इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा ना, तब यहाँ पर डिप 90 डिग्री होता है, समझिए। एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका बेड किस तरह से फॉर्मेशन। अब इसमें देखिए, ये बेड जो है ना इंक्लाइन है, ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से इंक्लाइन है। यहाँ से हमने जब स्ट्राइक लाइन दिया तो यहाँ पे कुछ इंक्लिनेशन बना, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था 0 से 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द डिपोजिशन ऑफ बेड, द डीप एंगल इज मेजर विथ ए क्लिनोमीटर। आपका जो डीप जो मेजर किया जाता है वो जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट से, क्लिनोमीटर, इसको लिख लीजिएगा, किससे, क्लिनोमीटर। एंड इट्स डायरेक्शन मेजर विथ ए कंपास,
और जो डायरेक्शन जो होता है कंपास में देखे होंगे ना, ट्रू नॉर्थ रहता है, इस तरह का बना हुआ रहता है, यहाँ नॉर्थ रहता है, याद होगा आपको अगर सर्वे पढ़े, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो ये हमें कंपास क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। माइंस में देखे होंगे बताता है कि नॉर्थ 25 डिग्री, नॉर्थ 30 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री, इस तरह का डायरेक्शन होता है ना। तो आप कंपास को रखिएगा अपने सामने, तो वो आपको बता देगा आपका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, आप कहाँ पर है, यानी किस डायरेक्शन में है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब डीप जो होते हैं दो टाइप के हैं, स्ट्राइक तो एक ही था लेकिन डीप जो है दो होते हैं। एक होता है ट्रू डीप और दूसरा होता है एपारेंट डीप, है ना। तो ट्रू डीप किसे बोलते हैं? द ट्रू डीप इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ स्लोप डीप ऑन ए रॉक बेड। इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन एट द राइट एंगल टू द स्ट्राइक। तो ये बोलना चाहता है ट्रू डीप मैक्सिमम एंगल या स्लोप होता है डीप ऑन ए रॉक बेड। इट्स मेजर इन डायरेक्शन, इसका जो मेजर होता है डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल से, है ना। और ट्रू डीप समझ गए, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम कितना होता है, 90 होता है, 90 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रू डीप। और एपरेंट डीप किसको बोलते हैं? एलॉन्ग एनी डायरेक्शन अदर देन देयर द ट्रू डीप इज कॉल्ड एपरेंट डीप। ये बोल रहा है कि ट्रू डीप जिधर से हम लोग लिए उसके अलावा कोई भी डायरेक्शन में जो भी हमारा इंक्लिनेशन जो डीप बनता है उसको हम लोग एपरेंट डीप बोलते हैं। और ये जो एपरेंट डीप जो होगा ना कभी भी ट्रू डीप से ज़्यादा नहीं होता है, 90 डिग्री से कभी ज़्यादा, यानी कि उस सीम या रॉक का जो भी ट्रू डीप निकला है 45 निकला है, तो आपका जो है एपरेंट डीप 45 कभी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा, है ना। ये फिगर तो समझा दिए थे, ये भी समझा दिए थे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग नहीं देखते हैं, तो इसलिए फोल्ट भी मैंने बनाया, इसका वीडियो अलग से बनाया। फोल्ट के टाइप्स और इसके टर्मिनोलॉजी, जैसे कि ओपन कास्ट टर्मिनोलॉजी कैसे था, टो क्रेस्ट था, इस तरह की फोल्ट का भी टर्मिनोलॉजी है बहुत सारा, तो वो सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देखें और वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी भी बनाऊँगा, आप लोग इंतज़ार कीजिए।